प्यारे दोस्तों, आपने अब तक बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी उस लड़की की जिंदगी को करीब से देखा है जो सिग्नल के ट्रैफिक पर भीख मांगकर अपना पेट पालती है? क्या आपने कभी सोचा है कि उनकी जिंदगी कैसी होती है, उनके दिन कैसे कटते हैं? और अगर आप खुद उस जगह होते तो क्या आप भी वही करते जो हालात उनसे करवाते हैं? आज मैं आपको ऐसी ही एक लड़की की हकीकत से जुड़ी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो आपकी सोच बदल कर रख देगी। यह कहानी उस शहर की है जहां दौलत की चमक इतनी ज्यादा है कि अक्सर इंसानियत उस चमक में अंधी हो जाती है। लेकिन उसी शहर की गगनचुंबी इमारतों के पीछे, जहां सूरज की रोशनी भी आने से कतराती थी, एक ऐसी दुनिया बसती थी जिसे लोग बस्ती कहते थे। उस बस्ती में जिंदगी हर रोज दम तोड़ती थी और हर सुबह फिर से जी उठती थी। उसी बस्ती के सबसे आखिरी छोर पर, जहां नाले का गंदा पानी बहता था और हवा में नमी और सीलन की बू होती थी, वहां एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी। वह झोपड़ी प्लास्टिक की थैलियों, टीन के जंग लगे टुकड़ों और बांस की पुरानी लकड़ियों से बनी थी। जब तेज हवा चलती तो वह झोपड़ी किसी सूखे पत्ते की तरह थरथराती थी, मानो अभी गिर पड़ेगी। उस झोपड़ी में दो जानें रहती थी। एक, जिसका जिस्म वक्त की मार से पूरी तरह सूख चुका था, वो बूढ़ी दादी, और दूसरी जो उस कीचड़ में कमल की तरह खिली थी, जीनत। जीनत नाम का मतलब ही सजावट होता है, और कुदरत ने उसे बनाते वक्त फुर्सत के पल निकाले थे। 18 साल की ज़ैनत की खूबसूरती ऐसी थी कि अगर उसे अच्छे कपड़े और जेवर पहना दिए जाएं तो वह किसी रियासत की शहजादी लगे। उसका रंग गेहुआ था, लेकिन उसमें सोने जैसी चमक थी। उसकी आंखें, ओह वो आंखें, बड़ी बड़ी काली आंखें जिनमें एक गहरा समंदर छुपा था। उन आंखों में एक अजीब सी वीरानगी थी, एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब दुनिया के पास नहीं था। उसके बाल, जो अक्सर धूल और धुएं से उलझे रहते थे, जब कभी वह उन्हें धोती तो वे कमर तक किसी काले झरने की तरह गिरते थे। लेकिन अफसोस, इंसान की किस्मत उसके चेहरे पर नहीं लिखी होती। जीनत अनाथ थी। उसके माँ बाप का साया तब सर से उठ गया था जब वह बहुत छोटी थी। उसे तो उनका चेहरा भी ठीक से याद नहीं था। उसकी पूरी दुनिया उसकी दादी थी। दादी जो अब इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि उनकी कमर कमान की तरह झुक गई थी। उनकी आंखों में अब मोतियाबिंद उतर आया था, जिससे उन्हें धुंधला दिखाई देता था। जीनत की जिंदगी का एक ही मकसद था, दादी की सांसें बचाए रखना। गरीबी ने जीनत को वक्त से पहले बरा कर दिया था। उसके तन पर जो कपड़े होते थे, यह शब्द बोलने में जितना आसान है, जीने में उतना ही कड़वा। जीनत रोज सुबह उठती, दादी को बासी रोटी खिलाती अगर घर में होती तो, और फिर अपनी इज्जत को अपनी मुट्ठी में भींचकर शहर की बेरहम सड़कों पर निकल पड़ती। शहर का हाजी अली वाला सिग्नल बहुत मशहूर था। यहाँ शहर की सबसे महंगी गाड़ियां गुजरती थी। जीनत का ठिकाना यही था। उस दिन दिसंबर की कड़ाके की ठंड थी। आसमान में बादल ऐसे छाए थे जैसे शहर का दम घुट रहा हो। ठंडी हवा किसी चाकू की तरह चमड़ी को काट रही थी। जीनत के जिस्म पर सिर्फ एक पतला सा सूती कुर्ता था, जो ठंड रोकने के लिए काफी नहीं था। वह थर थर कांप रही थी। उसके होंठ नीले पड़ गए थे। उस दिन उसकी हालत और भी खराब थी, क्योंकि घर में दादी बहुत बीमार थी। दादी को कल रात से खून की उल्टियां हो रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि अगर शाम तक महंगी दवा का इंजेक्शन नहीं लगा तो दादी नहीं बचेंगी। उस इंजेक्शन की कीमत 500 रुपये थी, और जीनत की जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी। अल्लाह के नाम पर दे दो बाबा, मेरी दादी मर जाएगी। जीनत हर गाड़ी के शीशे पर दस्तक दे रही थी। कुछ लोग शीशा चढ़ा लेते, कुछ उसे गंदी नजरों से घूरते और कुछ उसे धक्के मारकर हटा देते। हटो यहां से, कामचोर कहीं की, एक अमीरजादे ने उसे डांट दिया था। दोपहर हो चुकी थी। सूरज कहीं नजर नहीं आ रहा था। जीनत की हिम्मत जवाब दे रही थी। वह फुटपाथ के किनारे बैठ गई और अपनी आंखों से गिरते आंसुओं को पोंछने लगी। या खुदा, क्या गरीबों के लिए तेरे खजाने में कुछ भी नहीं है? उसने आसमान की तरफ देखकर शिकायत की। तभी सिग्नल लाल हुआ। ट्रैफिक थम गया। अचानक पूरे माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सबकी निगाहें एक ही दिशा में घूम गईं। सड़क पर एक ऐसी गाड़ी आकर रुकी थी जिसे देखकर लग रहा था कि वह किसी दूसरी दुनिया से आई है। वह एक गोल्डन रोल्स रॉयस थी। पूरी गाड़ी पर असली सोने की परत चढ़ी थी। बादलों के बीच से निकली हल्की सी रोशनी में भी वह गाड़ी ऐसे चमक रही थी कि आंखें चौंधिया जाएं। उसके पहियों के रिम भी सोने के थे। वह गाड़ी किसी चलते फिरते महल जैसी लग रही थी। जीनत ने अपनी जिंदगी में साइकिल और स्कूटर के अलावा कुछ नहीं देखा था। यह गाड़ी उसके लिए किसी जादुई रथ जैसी थी। उसने सोचा, यह आदमी जरूर कोई बादशाह होगा। इसके पास इतना सोना है, अगर यह मुझे थोड़े से पैसे दे दे तो मेरी दादी की जान बच जाएगी। भूख और लाचारी इंसान का डर खत्म कर देती है। जीनत उठी। उसके पैर कांप रहे थे। वह धीरे धीरे उस सुनहरी गाड़ी की तरफ बढ़ी। जीनत उस गाड़ी के काले शीशे के पास पहुंची।
उसे अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने ठंडे और कांपते हाथों से शीशे पर दस्तक दी। खट खट। कुछ पल कोई हलचल नहीं हुई। जीनत का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर एक हल्की सी झुम की आवाज के साथ शीशा नीचे हुआ। अंदर से ऐसी हवा का एक ठंडा और खुशबूदार झोंका आया। वह खुशबू बहुत महंगी थी, ऊद और गुलाब की मिश्रित खुशबू। जीनत ने अंदर झांका। ड्राइविंग सीट पर एक नौजवान बैठा था। उसकी उम्र मुश्किल से 25 या 26 साल होगी। वह बेतहाशा खूबसूरत था। गोरा रंग, चेहरे पर हल्की तराशी हुई दाढ़ी और आंखों पर एक कीमती ब्रांडेड चश्मा। उसने एक सफेद रंग का पठानी सूट पहन रखा था, जिसके कॉलर पर सोने के धागे से कढ़ाई की गई थी। उसके हाथ में एक स्विस घड़ी थी, जिसकी कीमत शायद जीनत की पूरी बस्ती की कीमत से ज्यादा होगी। उसका नाम आर्यन था। वह शहर के सबसे अमीर और रसूखदार आदमी शेख सिकंदर का इकलौता बेटा था। जीनत की जुबान लड़खड़ा गई। साहब, अल्लाह आपको बहुत बरकत देगा। मेरी दादी बहुत बीमार है। मुझे कुछ पैसे दे दो साहब, वरना वो मर जाएगी। आर्यन ने अपना चश्मा उतारा। उसकी आंखें गहरी भूरी थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सा खालीपन था। उसने जीनत को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजर में हवस नहीं थी, बल्कि एक हैरानी थी। शायद उसने इतनी गरीबी में इतनी खूबसूरती पहले कभी नहीं देखी थी। जीनत के फटे कपड़े और बिखरे बाल उसकी मासूमियत को और उभार रहे थे। आर्यन कुछ पल खामोश रहा। फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाला। फिर उसने डैशबोर्ड खोला और उसमें कुछ ढूंढा। जीनत की उम्मीदें आसमान छू रही थीं। उसे लगा अब उसकी मुट्ठी में पैसे होंगे, लेकिन आर्यन ने खाली हाथ बाहर निकाले। उसने एक गहरी सांस ली और जीनत की आंखों में देखकर बोला, माफ करना, मैं अपना वॉलेट घर भूल आया हूं। मेरे पास अभी नकद नहीं है। यह सुनते ही जीनत की दुनिया उजड़ गई। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। वह बिना कुछ बोले पीछे मुड़ी। उसे लगा कि अमीरों के पास बहाने बहुत होते हैं। रुको, आर्यन की आवाज आई। वह आवाज सख्त नहीं थी, उसमें एक मखमली नरमी थी। जीनत रुकी। आर्यन ने कहा, तुम रो क्यों रही हो? मैंने कहा ना, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तुम सच में जरूरतमंद लग रही हो। जीनत ने पलट कर देखा। आर्यन ने कहा, मेरा फार्म हाउस यहां से ज्यादा दूर नहीं है, शहर के बाहर उस पहाड़ी इलाके में। मेरे पास वहां बहुत पैसे रखे हैं। अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम्हारी दादी का इलाज भी हो जाएगा और तुम्हें फिर कभी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। जीनत सहम गई। एक अनजान मर्द के साथ, वो भी इतनी महंगी गाड़ी में जाना। उसकी दादी ने हमेशा समझाया था कि दुनिया में दरिंदे बहुत हैं। उसने सिर हिलाया। नहीं साहब, मैं नहीं जा सकती, जमाना खराब है। आर्यन ने गाड़ी का दरवाजा अंदर से खोल दिया। देखो, अगर मेरी नीयत खराब होती तो मैं तुम्हें जबरदस्ती भी खींच सकता था, लेकिन मैं अल्लाह से डरता हूं। मैं शेख सिकंदर का बेटा हूं। हम लोग किसी की इज्जत पर हाथ नहीं डालते। फैसला तुम्हारा है। या तो यहां खड़ी रहो और दादी को मरते हुए देखो, या मेरे साथ चलो और उनकी जान बचा लो। उस पल जीनत के दिमाग में दादी का चेहरा घूम गया। वो खून की उल्टियां, वो दर्द से कराहना। मरता क्या ना करता। जीनत ने कांपते हुए कदमों से गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। जैसे ही वह उस नरम सीट पर बैठी, उसका बदन मखमल में ढंस गया। उसने जिंदगी में इतना आराम कभी महसूस नहीं किया था। गाड़ी सिग्नल से आगे बढ़ी और शहर की भीड़ भाड़ से दूर निकल गई। बाहर का शोर खत्म हो गया था। गाड़ी के अंदर एकदम सन्नाटा था। बस हल्की सी संगीत की धुन बज रही थी। जीनत सिकुड़कर एक कोने में बैठी थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसके मैले कपड़ों से गाड़ी की सीट गंदी न हो जाए। करीब आधे घंटे बाद गाड़ी एक विशाल लोहे के गेट के सामने रुकी। गेट अपने आप खुल गया। अंदर का नजारा देखकर जीनत की आंखें फटी रह गईं। वह फार्म हाउस नहीं, एक जन्नत का टुकड़ा था। चारों तरफ हरे भरे बगीचे थे, रंग बिरंगे फूल खिले थे और बीच में सफेद संगमरमर से बना एक आलीशान महल था। फव्वारे चल रहे थे, जिनमें से पानी संगीत की तरह गिर रहा था। आर्यन ने गाड़ी रोकी और उतरा। उसने जीनत के लिए दरवाजा खोला। आओ, डरो मत। जीनत उसके पीछे पीछे चली। घर के अंदर घुसते ही उसे लगा कि वह किसी सपने में है। छत से लटकते हुए झूमर इतने बड़े थे कि उसकी पूरी झोपड़ी उसमें समा जाए। फर्श इतना चमकदार था कि उसमें चेहरा दिखाई दे रहा था। आर्यन उसे एक बड़े से हॉल में ले गया। तुम यहां बैठो, मैं ऊपर से पैसे लेकर आता हूं, आर्यन ने कहा और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला गया। जीनत वहीं खड़ी रही। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह सोफे पर बैठे। कुछ ही मिनटों में आर्यन वापस आया। उसके हाथ में नोटों की एक मोटी गड्डी थी। उसने वह गड्डी जीनत की तरफ बढ़ाई। ये लो, इसमें 10,000 रुपए हैं। 10,000। जीनत ने तो 1000 का नोट भी बमुश्किल देखा था। उसके हाथ कांपने लगे। उसने पैसे लिए और अपनी ओढ़नी के पल्लू में बांध ली। शुक्रिया साहब, आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी।
जीनत की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। वह जाने के लिए मुड़ी। रुको, आर्यन ने फिर रोका। तुम बहुत कमजोर लग रही हो। भूखी हो? जीनत ने नजरें झुका ली। उसका पेट जोर जोर से मरोड़े ले रहा था। आर्यन ने ताली बजाई। एक बावर्दी नौकर आया। इसके लिए खाना लगाओ, जो कुछ भी ताजा बना हो सब ले आओ, आर्यन ने हुक्म दिया। डाइनिंग टेबल पर खाना सजा दिया गया। बिरयानी, कबाब, फल, मिठाई। जीनत ने ऐसा खाना कभी सपनों में भी नहीं देखा था। आर्यन सामने कुर्सी पर बैठ गया और बस उसे देखता रहा। जीनत खा रही थी और आर्यन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह चमक हवस की नहीं थी, बल्कि अधिकार की थी। उसे लग रहा था कि उसने एक टूटी हुई गुड़िया को सहारा दिया है। खाना खाने के बाद आर्यन ने कहा, मेरे ड्राइवर अभी नहीं है, चलो मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूं। उसने जीनत को वापस सिग्नल पर छोड़ दिया। जाते वक्त उसने कहा, जीनत, मेरा नाम आर्यन है। मुझे बातें करना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। अगर तुम्हें कभी पैसों की जरूरत हो या खाना खाना हो तो तुम आ सकती हो। मैं बस तुमसे बातें करना चाहता हूं। जीनत को वह आदमी फरिश्ता लगा। उसने हाँ में सिर हिलाया और चली गई। उस दिन के बाद जीनत की जिंदगी बदल गई। दादी का इलाज हुआ, घर में राशन आया, लेकिन इसके बदले जीनत को एक कीमत चुकानी पड़ी, वक्त की। हफ्ते में 3-4 बार आर्यन की गाड़ी आती। जीनत उसमें बैठती और फार्म हाउस जाती। वहां आर्यन उसे नए नए कपड़े देता, कभी रेशमी सूट, कभी मखमली शॉल। वह उसे तैयार होने को कहता और फिर घंटों उसके सामने बैठकर उसे निहारता रहता। वह उसे अपनी बातें बताता। जीनत, मेरे अब्बा शेख सिकंदर बहुत सख्त हैं। उनके पास दौलत के अंबार हैं, लेकिन अपने बेटे के लिए वक्त नहीं है। मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। मैं इस सोने के महल में अकेला हूं। जीनत उसकी बातें सुनती और उसे तसल्ली देती। धीरे धीरे जीनत को भी आर्यन से हमदर्दी होने लगी। उसे लगने लगा कि अमीरों के दुख गरीबों की भूख से भी ज्यादा गहरे होते हैं। लेकिन इस कहानी में एक और किरदार था। सलमा आर्यन के फार्म हाउस की पुरानी नौकरानी थी। वह एक लालची और मक्काज औरत थी। उसने देखा कि छोटे साहब एक भिखारन पर मेहरबान हैं। उसे जलन होने लगी, लेकिन फिर उसने इसमें अपना फायदा देखा। एक दिन जब जीनत फार्म हाउस में थी, सलमा ने आर्यन को कोने में रोका। छोटे सरकार, सलमा ने अपनी धूर्त मुस्कान के साथ कहा, अगर बड़े साहब शेख सिकंदर को पता चला कि आप उस गंदी बस्ती की लड़की को यहां लाते हैं और उसे अपनी मरहूम मां के जेवर पहनाते हैं तो क्या होगा? आर्यन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी नसों में शेख का खून था। उसने जेब से नोटों की गड्डी निकाली और सलमा के मुंह पर दे मारी। ये ले, अपना मुंह बंद रख। अगर अब्बा तक ये बात पहुंची तो तेरी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। सलमा ने पैसे उठा लिए और चली गई, लेकिन उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। वह समझ गई थी कि आर्यन उस लड़की के लिए पागल हो रहा है। 2 महीने बीत गए। जीनत अब पहले जैसी नहीं दिखती थी। अच्छा खाना खाने और साफ रहने की वजह से उसका रूप और निखर गया था। लेकिन आर्यन बदल रहा था। शुरुआत में जो हमदर्दी थी, अब वह जुनून बन चुकी थी। आर्यन को जीनत की आदत नहीं, बल्कि लत लग गई थी। वह उसे अपनी जागीर समझने लगा था। जब भी जीनत कहती कि उसे घर जाना है, आर्यन का मूड खराब हो जाता। एक दिन शाम के वक्त मौसम बहुत खराब था। बिजली कड़क रही थी। जीनत ने कहा, आर्यन साहब, मुझे जाना होगा। दादी अकेली हैं और बारिश होने वाली है। आर्यन अपनी महंगी शराब का गिलास हाथ में लिए बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं। वह अपनी कुर्सी से उठा और धीरे धीरे जीनत की तरफ बढ़ा। दादी, 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 हर वक्त बस दादी की रट लगाई रहती हो। मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया जीनत? पैसा, कपड़े, खाना, क्या मेरी कोई अहमियत नहीं है? जीनत डर गई। उसने आर्यन को ऐसे कभी नहीं देखा था। नहीं साहब, आप मेरे लिए फरिश्ते हैं, लेकिन दादी मेरी जिम्मेदारी है। आर्यन ने अचानक जीनत की कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ लोहे जैसी सख्त थी। तो भूल जाओ उस जिम्मेदारी को। तुम अब कहीं नहीं जाओगी। तुम सिर्फ मेरी हो। ये खूबसूरती, ये आंखें, ये जुल्फें, सब मेरा है। मैंने तुम्हें खरीदा है। जीनत के पैरों तले जमीन खिसक गई। साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे जाने दीजिए। आर्यन हंसा, एक डरावनी हंसी। जाने दूं ताकि तुम फिर उन गंदे लोगों के बीच जाकर भीख मांगो? नहीं जीनत, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, लेकिन इसी महल में, एक पिंजरे में। उसने जीनत को खींचते हुए ऊपर के कमरे में ले जाकर धक्का दिया। आज से यह कमरा तुम्हारी दुनिया है। धड़ाम, दरवाजा बंद हो गया। बाहर से कुंडी लगने की आवाज आई। जीनत ने दरवाजा पीटा। साहब, खोलिए, खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए, मेरी दादी मर जाएगी। लेकिन बाहर सिर्फ बादलों की गरज थी। आर्यन जा चुका था। जीनत उस आलीशान कमरे में कैद हो गई। वह मखमल के बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। सोने का पिंजरा आखिर पिंजरा ही होता है। उधर बस्ती में रात गहरी हो गई थी। बारिश शुरू हो चुकी थी। दादी का दिल घबरा रहा था।
जीनत अब तक नहीं आई। वह बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कमजोरी ने उन्हें जकड़ रखा था। पूरी रात दादी ने जाग कर काटी। हर आहट पर उन्हें लगता कि जीनत आ गई। अगली सुबह जब बारिश रुकी तो दादी ने अपनी पुरानी लाठी उठाई। उनका शरीर कांप रहा था, लेकिन पोती के प्यार ने उन्हें ताकत दी। वह घिसटत हुए पड़ोस के रहीम चाचा के पास गईं। रहीम चाचा ऑटो चलाते थे और जीनत को बेटी मानते थे। रहीम भाई, मेरी बच्ची कल से गायब है, दादी रो रही थी। रहीम चाचा ने उन्हें संभाला। माँ जी, आप फिक्र न करें, मैं पता लगाता हूँ। वे लोग उस सिग्नल पर गए। वहां एक गुब्बारे बेचने वाले बच्चे ने बताया, माँ जी, जीनत आपा तो कल उसी गोल्डन गाड़ी वाले साहब के साथ गई थी। वो अक्सर उनके साथ जाती हैं। गोल्डन गाड़ी? रहीम चाचा ने माथा पीटा। ये तो शेख साहब के बेटे की गाड़ी है, आर्यन शेख। मामला बड़ा था। गरीब आदमी अमीर से लड़ने से डरता है। लेकिन रहीम चाचा ने कहा, माँ जी, इज्जत का सवाल है, हम पुलिस के पास चलेंगे। वे भीगे हुए कपड़ों में पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां इंस्पेक्टर कबीर ड्यूटी पर था। कबीर एक सख्त लेकिन ईमानदार अफसर था। जब उसने एक बूढ़ी औरत और एक ऑटो वाले को शेख सिकंदर के बेटे पर इल्जाम लगाते सुना तो पहले उसे यकीन नहीं हुआ। देखो, अगर यह झूठ हुआ तो तुम दोनों को जेल में डाल दूंगा, इंस्पेक्टर कबीर ने चेतावनी दी। दादी ने अपने हाथ जोड़ दिए। साहब, मेरी बच्ची की जिंदगी का सवाल है। वो लड़का उसे ले गया है और वापस नहीं लाया। मेरी बच्ची बिकाऊ नहीं है साहब। दादी की आंखों की सच्चाई ने इंस्पेक्टर का दिल पिघला दिया। इंस्पेक्टर कबीर जानता था कि सीधे आर्यन के फार्म हाउस पर छापा मारना खतरे से खाली नहीं है। शेख सिकंदर का शहर में बहुत नाम था, इसलिए इंस्पेक्टर ने एक समझदारी वाला कदम उठाया। वह सीधा शेख सिकंदर की मुख्य हवेली गया। शेख सिकंदर अपनी लाइब्रेरी में बैठे कुरान पढ़ रहे थे। वह 60 साल के रौबदार बुजुर्ग थे। चेहरे पर नूर और आंखों में उसूलों की सख्ती थी। जब नौकर ने बताया कि पुलिस आई है तो वे बाहर आए। इंस्पेक्टर कबीर ने सलाम किया और सारी बात बताई। जनाब, इल्जाम संगीन है। आपकी सुनहरी गाड़ी और आपका बेटा, एक लड़की गायब है। शेख सिकंदर की पेशानी पर बल पड़ गए। इंस्पेक्टर, मेरा बेटा लोगों से कम मिलता है। वह शर्मीला है, लेकिन वह किसी का अपहरण करे यह मैं मान नहीं सकता। साहब, मोबाइल लोकेशन उसी फार्म हाउस की आ रही है, इंस्पेक्टर ने सबूत दिया। शेख सिकंदर एक पल के लिए खामोश हो गए। उन्होंने आर्यन को कई बार फोन किया था, लेकिन वह उठा नहीं रहा था। शेख को याद आया कि आर्यन पिछले कुछ महीनों से अजीब बर्ताव कर रहा था। उसके बैंक अकाउंट से भी बड़ी रकम निकल रही थी। शेख सिकंदर खड़े हो गए। चलो इंस्पेक्टर, मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर मेरा बेटा बेगुनाह है तो मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। लेकिन उन्होंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन उनकी आंखों में एक खौफनाक फैसला था। पुलिस की जीप और शेख सिकंदर की गाड़ी फार्म हाउस के गेट पर पहुंची। गेट बंद था। पुलिस ने गेट तोड़ दिया। अंदर सन्नाटा था। शेख सिकंदर तेज कदमों से अंदर दाखिल हुए। आर्यन, उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंजी। सलमा नौकरानी, जो वहां मौजूद थी, पुलिस को देखकर घबरा गई। वह भागने लगी, लेकिन एक हवलदार ने उसे पकड़ लिया। बता, आर्यन कहां है? इंस्पेक्टर ने पूछा। वो ऊपर वाले कमरे में है, सलमा हकलाते हुए बोली। शेख सिकंदर सीढ़ियों की तरफ लपके। तभी ऊपर से चीखने की आवाज आई। छोड़ दो मुझे घर जाना है। यह जीनत की आवाज थी। शेख सिकंदर का खून खौल उठा। वह ऊपर पहुंचे और उस कमरे के दरवाजे पर जोरदार लात मारी। दरवाजा नहीं खुला। आर्यन, दरवाजा खोल वरना मैं गोली चला दूंगा, शेख ने चिल्लाकर कहा। अंदर आर्यन जीनत के पास बैठा था। वह पूरी तरह पागल हो चुका था। देखो जीनत, अब्बा आए हैं, हम उन्हें भी समझा देंगे। तुम मेरी रानी हो। जीनत कोने में दुबकी हुई थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बुरी तरह कांप रही थी। डर के मारे आर्यन ने दरवाजा खोला। सामने शेख सिकंदर खड़े थे। उनकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। अब्बा! आर्यन कुछ बोल पाता, उससे पहले शेख सिकंदर का भारी हाथ उसके गाल पर पड़ा। छटाक! आर्यन लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। बदजात, तूने मेरे खानदान की नाक काट दी। शेख सिकंदर ने उसे ठोकर मारी। किसी मजलूम लड़की को कैद करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? जीनत ने जब पुलिस और एक बुजुर्ग को देखा तो वह दौड़ कर उनके पास आई और उनके पैरों में गिर पड़ी। बाबा, मुझे बचा लो, मुझे घर जाना है। शेख सिकंदर ने झुककर जीनत को उठाया, अपनी शॉल उसके कंधों पर डाली और उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी, रो मत, मैं शेख सिकंदर हूं। जब तक मेरी सांस चल रही है, अब तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये मेरा वादा है। आर्यन रोते हुए बोला, अब्बा, मैं उससे प्यार करता हूं। मैंने उसे सब कुछ दिया। मैं बस उसे अपने पास रखना चाहता था। शेख ने उसे घृणा से देखा। इसे प्यार नहीं कहते, इसे हवस और पागलपन कहते हैं। परिंदों को पालना है तो उन्हें दाना डाला जाता है, पिंजरे में कैद नहीं किया जाता। तूने आज साबित कर दिया कि दौलत ने तुझे अंधा कर दिया है।
शेख सिकंदर ने इंस्पेक्टर कबीर की तरफ देखा। इंस्पेक्टर, इसे हथकड़ी लगाओ। वहां मौजूद सब हैरान थे। साहब, ये आपका बेटा है? इंस्पेक्टर ने भी संकोच किया। जुर्म जुर्म होता है, चाहे वो फकीर का बेटा करे या शेख का। ले जाओ इसे जेल की काल कोठरी में डालो, ताकि इसे पता चले कि आजादी छिन जाने का दर्द क्या होता है। आर्यन को पुलिस घसीटते हुए ले गई। वह चिल्लाता रहा, लेकिन शेख ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। शेख सिकंदर खुद जीनत को लेकर उसकी बस्ती गए। जब उनकी आलीशान गाड़ी उस कीचड़ भरी गली में रुकी तो पूरी बस्ती देखने जमा हो गई। शेख ने जीनत को उसकी दादी के हवाले किया। दादी ने जीनत को सीने से लगा लिया और दोनों फूट फूट कर रोईं। शेख सिकंदर ने दादी के सामने हाथ जोड़ लिए। माँ जी, मेरी परवरिश में कमी रह गई थी जो मेरे बेटे ने ऐसा किया। मैं आपसे माफी मांगता हूं। दादी ने कहा, साहब, आप फरिश्ते हैं जो मेरी बच्ची को उस जहन्नुम से निकाल लाए। शेख सिकंदर ने अपना वादा निभाया। उन्होंने आर्यन को बचाने के लिए कोई वकील नहीं किया। आर्यन को 3 साल की सजा हुई और उसे सुधार गृह, मेंटल असाइलम, रिहैब में भी रखा गया ताकि उसका मानसिक इलाज हो सके। जीनत की जिंदगी भी बदल गई। शेख सिकंदर ने उसे और उसकी दादी को उस बस्ती से निकालकर शहर में एक साफ सुथरा फ्लैट दिया। उन्होंने जीनत की पढ़ाई का पूरा जिम्मा उठाया। उन्होंने कहा, जीनत अब मेरी बेटी जैसी है। जीनत ने फिर कभी भीख नहीं मांगी। उसने अपनी खूबसूरती को नहीं, बल्कि अपनी शिक्षा और काबिलियत को अपनी पहचान बनाया। सालों बाद जब वह एक सफल फैशन डिजाइनर बनी तो उसने अनाथ बच्चों के लिए एक संस्था खोली। आज भी जब वह अपनी गाड़ी से किसी सिग्नल पर रुकती है और वहां कोई छोटी लड़की भीख मांगती दिखाई देती है तो जीनत की आंखों में वह पुराना मंजर तैर जाता है। वह उस बच्चे को पैसे नहीं देती, बल्कि खाना देती है और स्कूल जाने की सलाह देती है, क्योंकि वह जानती है कि सोने की गाड़ी हर बार रुककर बचाने नहीं आती। कभी कभी हमें खुद अपनी किस्मत लिखनी पड़ती है। और रही बात आर्यन की, जेल से छूटने के बाद वह अपने फार्म हाउस में कभी नहीं गया। उसने वह सोने की गाड़ी बेच दी और उस पैसे को गरीबों में बांट दिया। कहते हैं वह आज भी शेख सिकंदर की फैक्ट्री में एक आम मजदूर की तरह काम करता है, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। तो दोस्तों, यह थी सोने की गाड़ी और कैद परिंदा की एक दिल को छू लेने वाली दास्तां। यह कहानी हमें सिखाती है कि दौलत की चमक चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, वह इंसानियत और प्यार की रोशनी के सामने फीकी पर ही जाती है। आर्यन के पास सब कुछ था, मगर वह खाली था क्योंकि उसने प्यार को पिंजरे में कैद करना चाहा। वहीं दूसरी तरफ शेख सिकंदर ने साबित कर दिया कि एक बड़ा आदमी वह नहीं जिसके पास पैसा हो, बल्कि वह है जिसके पास उसूल और इंसाफ हो। आपको यह कहानी कैसी लगी? और खास तौर पर शेख सिकंदर का अपनी ही औलाद के खिलाफ जाकर एक गरीब लड़की को इंसाफ दिलाने वाला फैसला आपको कैसा लगा? क्या उन्होंने सही किया? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके हर एक कमेंट को हम बहुत चाव से पढ़ते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को दुआ है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि यह खूबसूरत सीख और लोगों तक भी पहुंच सके। ऐसी ही और भी गहरी, भावनात्मक और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारी अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। जल्द मिलेंगे एक और नई दास्तां के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। शुक्रिया। खुदा हाफिज।